नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए देखते हैं आज हम किन आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है प्लास्टिक के संबंध में है कि कैसे प्लास्टिक का उपयोग हम कम से कम कर सकते हैं जिससे हमारे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। उसको ही देखते हुए यहाँ पर प्लास्टिक पैक्ट्स की नई नीति लागू करने की बात की गई है CII के द्वारा। तो इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। उसके बाद में आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये बात करता है नॉर्थ अटलांटिक सर्कुलेशन के बारे में। इस नॉर्थ अटलांटिक सर्कुलेशन पर क्या प्रभाव पड़ा है क्लाइमेट चेंज का और ये कैसे एक बड़ा खतरा हो सकता है, उस बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़े उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूंगा। मैं खुशवंत पवार, आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी। उसके बाद में आज का MCQ देखते हुए यह है कि टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 लोकसभा में ये रखा गया, इसका लक्ष्य क्या था। ए रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, ऑप्शन बी प्रोस्पेक्टिव टैक्स, ऑप्शन सी डायरेक्ट टैक्स या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका लक्ष्य क्या था, इनमें से किस प्रकार के टैक्स को खत्म करने का इसका लक्ष्य था, ये आपको बताना है। अब बढ़ते हैं हमारे वर्णनात्मक प्रश्न डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की ओर। वह यह है कि इंडियन प्लास्टिक पैक्ट ये क्या है और किस तरीके से ये ग्रीन हाउस गैसेज जो है उसके उत्सर्जन को कम कर सकता है। आपको इसकी विस्तृत चर्चा करनी है 250 शब्दों में। तो चलिए हमारा जो पहला आर्टिकल है सर्कुलर इकोनॉमी फॉर प्लास्टिक, कि प्लास्टिक के लिए हम हमारी इकोनॉमी को कैसे यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे प्लास्टिक का उपयोग हम कम से कम कर सकते हैं, उसके बारे में बात करता है। 2021 रिपोर्ट गूगल के द्वारा दी गई है। इसमें यह अनुमानित किया गया है कि यहाँ पर कम से कम 7.7 बिलियन मैट्रिक टन ऑफ प्लास्टिक जो है वो अगले 20 सालों में हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। इतना ज़्यादा हमारे पास में प्लास्टिक आ जाएगा। उसके अलावा सेंटर फॉर इंटरनेशनल एनवायरनमेंट लॉ रिपोर्ट 2019 जो है, इन्होंने भी बताया है कि 2050 तक ग्रीन हाउस गैस जो है प्लास्टिक से होने वाली ये 56 गीगा टन्स तक पहुंच सकती है, जो कि हमारे और आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खतरे का संकट हो सकता है। उसके बाद में बात ये आती है कि इसका उपाय क्या हो सकता है, इसका निराकरण क्या निकाल सकते हैं। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर CII ने ये कदम उठाया है कि वो प्लास्टिक पैक्ट्स जो है इसे लागू करेंगे। ये एक बिजनेस इनिशिएटिव रहेगा जिसमें प्लास्टिक से जुड़े हुए सभी वैल्यू चेन और पैकेजिंग में ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा, उसके फॉर्मेट्स में, उसके प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण 4 टारगेट रखे गए हैं इसमें इस निराकरण यहाँ पर प्लास्टिक का निराकरण करने के लिए, इसमें सबसे पहले है एलिमिनेट अननेसेसरी एंड प्रॉब्लमेटिक प्लास्टिक पैकेजिंग, कि जहां पर प्लास्टिक पैकेजिंग की जरूरत नहीं है उसे खत्म करना है। उसके अलावा इंश्योर ऑल प्लास्टिक पैकेजिंग इज रीयूजेबल एंड रिसाइकलेबल। अब जहां पर प्लास्टिक का उपयोग हम नहीं अवॉइड कर सकते हैं तो हमें प्लास्टिक ऐसा बनाना है जिसको हम पुनः इस्तेमाल कर सके, जिसे हम रीयूज या उसे हम रिसाइकल कर सके। उसके अलावा इंक्रीज रीयूज कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग। तो यहाँ पर रीयूज जो कलेक्शन है और रिसाइकलिंग जो है प्लास्टिक पैकेजिंग का भी साथ में बढ़ाना है। उसके अलावा इंक्रीज रिसाइकल्ड कंटेंट इन प्लास्टिक पैकेजिंग। तो जो प्लास्टिक पैकेजिंग होती है इसमें कई अलग अलग कंटेंट होते हैं, तो इसमें रिसाइकलेबल जो कंटेंट होता है उसकी मात्रा बढ़ाना है। तो भारत की तरफ से ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। इंडिया का जो प्लास्टिक पैक्ट है ये एशिया का अपने आप में सबसे पहला पैक्ट है जो कि सितंबर में लॉन्च होने वाला है CII एनुअल सस्टेनेबिलिटी समिट में। यहाँ पर भारत के प्लास्टिक पैक्ट की अगर हम बात करें तो ये निराकरण और यहाँ पर इनोवेशन केंद्रित है। उसके अलावा यहाँ पे जवाबदेही भी तय की गई है, आपको अपना एनुअल डेटा रिपोर्ट इससे संबंध में फाइल करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पर एक डेवलप रोड मैप फॉर गाइडेंस, एक गाइडेंस के लिए पूरा रोड मैप डेवलप है। उसके अलावा एक्शन ग्रुप और इनिशिएट इनोवेशन प्रोजेक्ट्स, तो यहाँ पर इनोवेशंस को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन प्रोजेक्ट्स भी इनिशिएट करने की बात की गई है। उसके अलावा एक और अच्छी बात यह है कि जैसे ये एशिया में पहला है लेकिन विश्व में इससे पहले भी कई पैक्ट्स आ चुके हैं, तो इन्हीं को ये अपने आप में लिंक करता हुआ एक और नया पैक्ट बनाया गया है। उसके अलावा इसी के साथ ही साथ विल इनकरेज डेवलप एंड मैच्योरिंग ऑफ एंटायर प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इकोसिस्टम। तो ये कहीं ना कहीं पूरे प्लास्टिक प्रोडक्शन को अपने आप में वापस यहाँ पर नया अपना पूरा एक सिस्टम प्रणाली पूर्ण संरच एक स्थापित करता है। उसके अलावा जो इकोसिस्टम है उसके मैनेजमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर जो 3 महत्वपूर्ण चीज़ रहती है प्लास्टिक के संबंध में, एक उसकी मैन्युफैक्चरिंग,
दूसरा उसका कंजम्पशन और तीसरा उसका रिसाइकलिंग। इन तीनों और यहाँ पर ध्यान दिया गया है इस पैक्ट में। अब आते हैं हमारे दूसरे आर्टिकल के और ज्योग्राफी भूगोल के संबंध में है। ये नॉर्थ अटलांटिक सर्कुलेशन के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर हाल ही में नेचर क्लाइमेट चेंज के द्वारा रिपोर्ट दी गई है कि जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन सर्कुलेशन है ये इसकी स्थिरता खोते जा रहा है। आईपीसीसी की जो रिपोर्ट है इसमें बताया गया है कि AMOC अटलांटिक मेरीडोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन जो है ये 21वीं सदी में डिक्लाइन होते जा रहा है, इसमें गिरावट आती जा रही है। तो ये महत्वपूर्ण क्यों है और हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले ये अपने आप में अ लार्ज सिस्टम ऑफ ओशन करंट्स, जो ओशन की लहरें होती है, जो करंट्स होता है उसके बारे में ये बात करता है। और इसी के द्वारा जो हीट और न्यूट्रिएंट्स है ये वर्ल्ड के अलग अलग ओशन के जो बेसिन्स है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो कैरीज वार्म सरफेस waters from tropics toward the northern hemisphere where it cools and sinks। तो अगर हम मैप में से इसको अगर समझेंगे तो यहाँ पर जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर से जो वार्म करंट्स आते हैं ये जो नॉर्थ और हमारे जो पोल से आने वाले करंट है इनसे टकराते हैं और यहाँ पर ये अपने आप में इनकी जो गतिविधि होती है वो हमारे इन्वायरमेंट में एक स्टेबिलिटी बना के रखता है। तो यहाँ पर जो वार्म यहाँ पर करंट्स आते हैं ये हमारे पोल से आने वाले करंट से टकराते हैं और ये अपने आप में ठंडे होकर फिर वो उधर डूब जाते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये है कि इट देन रिटर्न्स टू ट्रॉपिक्स एंड देन सदर्न अटलांटिक एज अ बॉटम करंट एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑल ओवर द ओशन विया द अटलांटिक सरकमपोलर करंट। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसमें तो पता चलता है कि जो करंट्स है इक्वेटर से ये करंट्स आते हैं, तो इक्वेटर से करंट आने वाले जो पोल से आने वाले करंट से टकराते हैं उसके बाद में यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट और हीट की बात की गई है ये अलग अलग ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और इसे ही ग्रेट ओशन कन्वेयर बेल्ट कहते हैं। तो यहाँ पर ये अपने आप में कोलैप्स होते जा रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के चलते हुए गल्फ स्ट्रीम जो है और यूरोपियन स्ट्रीम जो है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा ठंडे होते जा रहे हैं। गल्फ स्ट्रीम जो है ये उत्तरी अमेरिका के पास में आता है और यूरोपियन स्ट्रीम जो है ये यूरोप महाद्वीप के पास में आता है। तो यहाँ पर ये इन स्टेबिलिटी के कारण ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये दोनों हिस्से यूरोप और नॉर्थ अमेरिका ये अपने आप में और ठंडे होंगे जिसके चलते हुए जो स्टेबिलिटी है एनवायरनमेंट की वो बिगड़ सकती है। तो AMOC और थर्मोलाइन सर्कुलेशन जो है ये काफ़ी फ्लक्चुएटिंग रहा है पैलिस्टोसिन टाइम में, जो कि 1 मिलियन वर्ष पहले का था। अब यहाँ पर फरवरी 2021 में ये अंदाज़ा लगाया गया है कि इस मिलेनियम का में सबसे वीकेस्ट ये AMOC देखने को मिला है। इसके पीछे जो 2 महत्वपूर्ण रीज़न है वो ये है कि अटलांटिक महासागर में कम वर्षा से उष्णकटिबंधीय भाग में पानी की लवणता अधिक होती है, उसके चलते ये एक कारण बताया जा रहा है। उसके अलावा बर्फ पिघलने से ताज़ा पानी की लवणता और घनत्व को कम कर देता है जिसके कारण पानी डूब नहीं पाता है। तो ये वाटर जो है वो सिंक नहीं हो पा रहा है। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ से जो वार्म करंट्स चलते हैं, वार्म करंट्स इसलिए चलते हैं क्योंकि ये इक्वेटर के पास में है और इक्वेटर पर टेम्परेचर जो है वो पूरी अर्थ में अगर हम देखे जाए तो इक्वेटर पे कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है। वही ये अपने आप में टकराता था जब पोल से जो करंट्स आते थे उनसे और ये अपने आप में डूब जाता था और यहाँ पे ही डाइल्यूट होकर डिस्ट्रीब्यूट होती थी न्यूट्रिएंट्स के साथ में। लेकिन अब जब पोल्स पे ओशन अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे जो ग्लेशियर्स है वो पिघल रहे हैं, तो उसके चलते हो ये रहा है कि पानी का इतना ठंडे करंट्स आते थे, जो बर्फ से लदे हुए करंट्स आते थे, वो अपने आप में अब उतने घनत्वपूर्ण नहीं आ रहे, जिसके चलते हुए बैलेंस स्टेब्लिश करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। इस न्यूज़पेपर एनालिसिस को आप पॉडकास्ट पे भी सुन सकते हैं, स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, एंकर पे आपको सिर्फ करना ये है डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस सर्च करके आप हमें वहाँ पर सुन सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसकी जानकारी दी जा चुकी है। उसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप लॉसिको की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉसिको।